आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो 1000 प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज चल रहा है एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का, तो उसका जो है ये डे 4 रहने वाला है। ठीक है, तो आज का दिन जो है डे 4 रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको डे 1 और डे 2 अपलोड करवा दिया और एक डे 3 रह गया। ठीक है, तो डे 3 वाला सेशन भी तैयार था, बट किसी कारणवश किसी एरर की वजह से डे 3 जो है वापस से करना पड़ेगा वो सेशन, तो वो भी जल्द करवा दूंगा। बट अभी के लिए आप डे 4 जो है कवर करते हैं। ठीक है, तो डे 4 में जो मोस्टली आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सारे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, सारे जो ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे और लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, डे 3 से लेवल बढ़ चुका है। जो भी ये सीरीज पहले से देखते आ रहा है उसको पता लग गया होगा, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगी क्यों जो है लेवल बढ़ चुका है। जैसे ये आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट तरफ से आ रहा है। कुछ पहले स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट्स कवर करेंगे, कुछ फिर अवार्ड्स कवर करेंगे, उसके बाद जो है बैंकिंग अवेयरनेस के जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करते हुए पूरा का पूरा वीडियो एंड करेंगे, पूरा सेशन एंड करेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ और अगर आपने पढ़ा होगा तो मजा आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी आपको बेनिफिट ही करने वाला है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाइज तरीके से जो है आपने अगर नहीं भी पढ़ा हो तब भी आपको स्टेटमेंट वाइज तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अभी माइकल पात्रा जो है एज अ आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे रीअपॉइंट हुए थे, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि जो माइकल पात्रा जी हैं ये रीअपॉइंट हुए थे एज आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर और ये हुए थे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, और इनका 5 साल का जो टर्म था वो खत्म होने के बाद जो है वापस से इनको रीअपॉइंट किया गया। इसके साथ ही बोला गया कि आफ्टर द रिसफल द एमपीसी मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रीवियसली जो डॉक्टर पात्रा है इनको जो है असाइन किया गया था। पूरा का पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है ये डॉक्टर पात्रा मतलब जो माइकल पात्रा इनको सौंपा गया था और अब जो है एम राजेश्वर राव को सौंपा गया। ये स्टेटमेंट बताना कि सही है कि नहीं। तीसरा स्टेटमेंट मिलेगा कि आरबीआई ने जो है 4 डिप्यूटी गवर्नर जो है चॉइस किए हैं, जिसमें से आपको राजीव कुमार रॉय, टी रवि शंकर और उसका स्वामी नाथन जनन कृष्ण नमन मिलने वाला है। और चौथा जो है आपको मिलेगा डिप्यूटी गवर्नर का जो टर्नओवर है वो 10 साल बढ़ा दिया गया है विदाउट रिन्यूअल। ठीक है, तो विदाउट रिन्यूअल जो है 10 साल तक जो है फिक्स कर दिया गया है। ऐसा कुछ कहना है चौथा स्टेटमेंट का। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, ए बी सी या तो डी। तो अगर किसी भी पर्सन ने करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो उसने अपॉइंटमेंट तो जरूर पढ़ी होगी और इसके बारे में तो पता ही होगी माइकल पात्रा जी को जो है रीअपॉइंट किया गया है। अब आप इसके आगे जो है डिटेल में आप पढ़ते नहीं हो और वही जो है गलती कर देते हो एग्जाम में। ठीक है, तो वो गलती ना हो और आपको पूरा मतलब क्लियर चिट दे पाऊँ कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के लिए जो है ये स्टेटमेंट वाइज आपको एमसीक्यूज मिल रहा है। तो बात करें कि जो माइकल पात्रा जी इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ गवर्नर और जो इनका 5 साल का टर्म था वो खत्म हो गया था ऑन 14 जनवरी 2025 के बाद। इसके बाद जो आपको 4 नाम देकर रखे हुए हैं, कौन कौन, राजेश्वर राव, टी रविशंकर, उसके साथ स्वामीनाथन जनकृष्णा, ये तीनों के तीनों भी जो है एज अ आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे। और ये स्टेटमेंट सही हो गया, स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है। अब स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है इसका जो है रीसफल किया गया है कि अब एम राजेश्वर राव को जो है सौंप दिया गया है पूरा का पूरा दावेदार संभालने के लिए, जो ये एमपीडी है, एमपीडी डिपार्टमेंट है इसका। ठीक है, तो ये भी लगभग सही कि गलत है बताइए। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन है और ऐसा तो है नहीं कि इसका ये तो 4 तो हो ही नहीं सकता। तो आपके ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब बताइए 1 और ए और बी में से कौन सा आंसर होना चाहिए। 2 वाले पे सब कुछ डिपेंड करता है, तो अगर 2 वाला आपको याद आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 2 वाला भी सही है कि जो माइकल पात्रा है इनका ये पहले संभाल रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट और अब जो है ये एम राजेश्वर राव को जो है संभालने के लिए सौंपा गया है। ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चन हार्ड है और क्वेश्चन हार्ड कराने यही मकसद है कि आप डरो नहीं क्वेश्चन देख के। ठीक है, आप एग्जाम में जाओगे तो फिर आप डर जाओगे कि इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे आ गया, तो इसी के लिए जो है ये ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अब कुछ थोड़े बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे बाद में। अब मतलब बाद में 2-3 क्वेश्चन करते हैं, पहले हार्ड वाले फिर नॉर्मल करेंगे, फिर जो है वापस से डिफिकल्ट साइड पे चले जाएंगे। और इसमें पूछा रहा है कि अभी पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें कुछ एमडी एंड सीईओ को जो है अपॉइंट किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सही है आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो अशोक चंद्र जी हैं, अशोक चंद्र जी को एज अ एमडी एंड सीईओ के लिए सेलेक्ट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के लिए और इनका जो टोटल टर्नओवर जो है 3 साल रहने वाला है। इन्होंने जो है रिप्लेस किया था अतुल कुमार गोयल जी को। नेक्स्ट जो है वो है सेकंड स्टेटमेंट विपिन कुमार
को जो है अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, और ये जो है रिप्लेस करेंगे शांति लाल जैन को। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट याद नहीं रखना, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि किसको जो है रिप्लेस कर रहा है, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि टर्नओवर कितने होने वाला है, ठीक है। तो तीन चीज पता होनी चाहिए, उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी जो है अपॉइंटमेंट किसने की थी, तभी जो है आप ये वाला स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हो। तो इनकी जो है अपॉइंटमेंट वो एसीसी ने की थी, और इनके जो भी अपॉइंटमेंट है इसकी रिकमेंडेशन फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने दिया था। अब बैंक का जो भी अपॉइंटमेंट होता है, जैसे अब हायर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट जो भी रहता है वो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पीएसबी हो या पीएससी हो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसका अप्रूवल जो है एसीसी देता है। बिफोर द अपॉइंटमेंट की बात करें तो अशोक चंद्रा जो है एज अ ईडी की तरह काम कर रहे थे इंडियन बैंक में, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है, ए बी सी या तो डी, बताइए। तो आपने इसका आंसर सही दिया होगा कि अशोक चंद्रा जो है 3 साल के लिए जो है एमडी एंड सीईओ बने थे पंजाब नेशनल बैंक का, और मोस्टली जो भी चेयरपर्सन जो भी सीईओ या एमडी बनते हो 3 साल के लिए उनका टर्नओवर रहता है। इन्होंने रिप्लेस किया अतुल कुमार गोयल को, यही पता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छा रहे थे जब पीएनबी के तौर पर काम कर रहे थे, पीएनबी के एमडी एंड सीईओ, तो इनको जो है रिप्लेस किया गया है। और नेक्स्ट जो है वो भी स्टेटमेंट सही है कि विनोद कुमार को जो है एज अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, जो कि शांतिलाल जैन को जो है रिप्लेस किया है। और तीसरा जो स्टेटमेंट में है वो भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट, मैं एक स्टेटमेंट आपको लगता हूँ क्या है बताइए, तो चौथा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि अशोक कुमार को जो है एज ए ईडी की तरह नहीं काम कर रहे थे इंडियन बैंक पे, ठीक है। तो अशोक कुमार कहाँ पे काम कर रहे थे, अशोक कुमार जो है कैनरा बैंक में काम कर रहे थे, कहाँ पे, कैनरा बैंक में एज अ ईडी के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो देख सकते हो एक अपॉइंटमेंट था, 2 अपॉइंटमेंट थे, 2 अपॉइंटमेंट को जो मिस करके एक क्वेश्चन बनाया गया, उसको भी बहुत ज़्यादा डीप में जो है आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो समझ आ गया होगा ये चीज़ें। अब स्टेटमेंट 4 क्यों सही है वो मैंने आपको नीचे लिख ही दिया है, कैनरा बैंक जो है कैनरा बैंक के ये डायरेक्टर है, ना कि इंडियन बैंक के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज में बढ़े। तो जो जूरिस कोटक जनरल इंश्योरेंस है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुरेश अग्रवाल को, सुरेश अग्रवाल को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राजेश वर्मा, इसका आंसर दे दोगे यार, 2 अगर आपने गलत भी कर देंगे 2 क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं दे पाए तो फिर आप बहुत खराब सिचुएशन में, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मुझे आपको विश्वास है इसका आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर क्या है, आलोक कुमार अग्रवाल। तो इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है, जो आलोक कुमार अग्रवाल है इन्होंने रिप्लेस किया है सुरेश अग्रवाल जी को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है किसको जो है अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ UIDAI के लिए, ठीक है। तो इन्हें ये रिप्लेस कर रहे हैं अमित अग्रवाल को, तो इसका आंसर बताना है। तो इसमें देखोगे तो जो आशुतोष कुमार अग्रवाल है ये तो हो चुके हैं, ठीक है। बाकी विनोद कुमार जो है वो कहाँ के, इंडियन बैंक के हैं। फिर निधि खारे जो है ये कहाँ के हैं, बताइए निधि खारे कहाँ के हैं, एक मिनट कौन आ गया यार, हाँ ठीक है आता हूँ मैं, 2 मिनट को। तो निधि खारे की बात करें तो ये जो है एडिशनल चार्ज की तरह काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। बाकी प्रशांत कुमार सिंह जो है वो कहाँ के हैं, प्रशांत कुमार सिंह की बात करें तो ये आपको मिलेंगे जिन्होंने रिप्लेस किया है। तो निधि खारे जो है इन्होंने हटाया है प्रशांत कुमार सिंह को, और ये एज अ एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल की बन चुकी है, ठीक है। और अब ऑप्शन कौन सा बच गया आपके लिए, ऑप्शन एक ही बच गया, वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही है कि भूपनेश कुमार को जो है एज अ सीईओ ऑफ UIDAI बनाया गया, जो कि अभी करेंटली जो है काम कर रहा है एज अ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इन्होंने रिप्लेस किया अमित अग्रवाल को, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है 9th चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन का किसको बनाया गया है, किसको अपॉइंट किया गया आपको ये बताना है, ठीक है। अब देख लो आंसर, आपको सोचो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, इसका आंसर आपको सी मिलने वाला, ठीक है। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज अ 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तौर पे, और इनका जो है टर्नओवर 3 साल का रहने वाला है। ये रिटायर होने वाला है 2027 में, दिसंबर 2027 में रिटायर होंगे, और ये जो है रिप्लेस कर रहे हैं अरुण कुमार मिश्रा को। और इनका जो है अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं इनके अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराता है, मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनकी अपॉइंटमेंट की है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट ये भी आप बता दोगे कि CRPF के अभी DG किसको बनाया गया है, बताइए। CRPF के DG किसको बनाया आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी बताइए।
कुछ कुछ चीज़ें एक एक बार कवर करते हैं। तो आपको बता दिया कि ऑप्शन जो है सी होने वाला है इसका, ठीक है। सीआरपीएफ के डीजी कौन है? राजेंद्र प्रताप सिंह। ये जो है रिप्लेस करेंगे वितुल कुमार को, ये रिप्लेस करेंगे वितुल कुमार को। वितुल कुमार जो है अभी के टाइम पे एज ए सीआरपीएफ चीफ की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। और वितुल कुमार की बात करें तो वितुल कुमार कहाँ चले गए? वितुल कुमार को जो है अपॉइंट किया गया है एज ए एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ सीआरपीएफ, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ सीआरपीएफ देने की वजह से इनका पोस्ट खाली हो गया था और इनके पोस्ट में जो है गगन प्रताप सिंह जो है बैठ गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने ये चले गए एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ सीआरपीएफ को। तो उसको वो जो पोस्ट था उससे पहले जो बैठे हुए थे उस पोस्ट में वो बैठे थे अनिश दयाल सिंह। तो अनिश दयाल सिंह को जो है इन्होंने रिप्लेस किया वितुल कुमार सिंह ने, ठीक है। सॉरी, वितुल कुमार ने जो है इनको रिप्लेस किया। तो ये आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो और बाकी डिटेल मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है HSBC हुडुन ग्लोबल इंडिया लिस्ट के अंतर्गत कौन जो है नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन जो है टॉप स्पॉट में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो मोस्टली अदानी और अंबानी में ही जो है कंफ्यूजन होता था, बाकी तो इसमें से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना कि ग्लोबल इंडियन लिस्ट है, इसमें सुंदर पिल्लाई भी हो सकता है, फिर सत्य नांदेला भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल में या थोड़ा बहुत भी तो आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। सत्यपाल नांदेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, ये जो टॉप पोजीशन लिए है HSBC ह्यूडन ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कौन सा जो है फीचर्ड नहीं है, मतलब कौन जो है पर्सन फॉर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 का जो निकाला गया था उसके अंतर्गत नहीं रखा गया। आपको ये बताना है किसको नहीं रखा गया, ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको उर्मिला असर, उसके साथ जो KM सॉय है और शीला पटेल, अलोन मक्स या नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। अगर आपने इस अवार्ड के बारे में पढ़ा हुआ ना तब भी इसका आंसर आप दे दोगे, क्योंकि ये अवार्ड जो है ना किसको दी जाती है, ये अवार्ड जो है सिर्फ वुमेन्स को दी जाती है, ठीक है। जो 50 पावरफुल वुमेन्स रहती है उनको ही जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो एलोन मस्क तो वुमेन है नहीं, तो ये इसका आंसर इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये आंसर हमारे लिए सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर दीनदयाल चंद खेल रत्न अवार्ड 2024। किसको जो है मेजर दीनदयाल खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया, आपको इसका आंसर बताना है किसको नहीं दिया गया, बताइए। तो इसमें 4 बंदों को दिया गया, एक ही बंदा है जिसको नहीं मिला है। तो अगर आपने अब तक आंसर दे दिया होगा तो इसका आंसर आपको ई मिलने वाला है, जो कि नीरज चोपड़ा है। कि नीरज चोपड़ा जी को जो है एज अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है, जिसको हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनरिंग भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपको 4 प्लेयर मिलेंगे। मनु बेकर जो कि हॉकी की कैप्टन है, और मनु बेकर जो कि शूटर है, और हॉकी कैप्टन जो मनोजप्रीत सिंह है, उसका जो चेस खेलते हैं डी गुकेश, उसका जो पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। इन सबको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, और नीरज चोपड़ा को जो है खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान देनी है। 2024 का खेल रत्न अवार्ड था, उसमें नीरज चोपड़ा जी को नहीं मिला है। तो नीरज चोपड़ा जी क्या करते हैं, जेवलिंग थ्रो करते हैं। अभी एक तरह से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, जो ब्रिजेस रहते हैं, बीच रहते हैं, उनको कितना वो साफ सफाई रहता है उसके बेसिस पे। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है बीच इसके अंतर्गत नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो एक तो कोपाड ब्रिज है, दूसरा चल ब्रिज, तीसरा मरीना ब्रिज, और बाकी आपको AB या तो BC कौन सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर आपको मरीना बीच मिलना है जो चेन्नई में। तो अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये एक तरह का इक्वल लेवल देने का काम करता है बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा, कि जो भी बीचेस हैं, जो भी मरीन्स हैं, या जो भी बोट ऑपरेशन है, वो हाई लेवल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसमें जो आपको कुछ बीचेस मिलेंगे जो इंडिया की तरफ से जिसको सिलेक्ट किया गया है, वो आपको कपड़ ब्रिज मिलने वाली है, चल ब्रिज मिलने वाली है जो केरला बेस्ड है। तो ये 2 बीच जो है आपको मिलने वाली है, ठीक है। और मरीना बीच जो है इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपको C मिलने वाला है, जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट अभी ICC अवार्ड 2024 दिया गया था, ठीक है। ICC क्रिकेट द्वारा जो है अवार्ड दिया जाता है। तो इसके अंदर बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि बुमराह को जो है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके साथ ICC
मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। अगर ये वाले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला वाला स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर अभी जो NAICL जो असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा था उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, किसको जो है ICC मैन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो उसका आंसर था जसमीत बुमराह। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने पढ़ा हो डिटेल में तब भी जो है ये सारी चीज़ें छूट जाती है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन लगाते हो ना तभी ये सब चीज़ें जो है समझ आती है। ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज लगाने का सबसे एडवांटेज यही रहता है कि आपको जो है चीज़ें समझ आती है, क्या सही है क्या गलत। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें वो है सुमित्री मंडाना जी को जो है एज अ ICC वुमेन ODI क्रिकेटर 2024 का अवार्ड दिया गया है। तीसरे स्टेटमेंट मिलेगा आपको हरप्रीत सिंह बिकम द इंडिया का पहले इंडियन जो कि ICC मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो जो ICC मैन T20 ईयर का अवार्ड जो है पहले इंडियन कौन बने, हर्षदीप सिंह जो है बने। चौथा है ये वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब देखिए 2 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, एक तो आपको सुमिति मंदाना मिलेंगी और दूसरी ये मिलेगी। ठीक है, तो सुमिति मंदाना तो आपको मोस्टली अपने टीवी में या तो अपने न्यूज़ पढ़ते पढ़ते भी नाम सुना होगा। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते। तो सुमिति मंदाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेम में रहती है और डेफिनेटली इनको ही ये जो है अवार्ड दिया गया। ठीक है, और जो चौथा स्टेटमेंट है ये इसका मतलब जो है गलत हो गया, तो हमारे लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है, वो चौथा स्टेटमेंट मिलने वाला है। अच्छा, चौथा स्टेटमेंट कैसे नहीं रहेगा यार, इसमें कहाँ मैंने गलती कर दी, 1 मिनट रुक जाना। कौन वॉन, ओके, ये ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का टाइटल जीता है इन्होंने, और इन्होंने भी तो वही जीता है फिर। ओके, कोई दूसरी ट्रॉफी जीती है, दूसरी ट्रॉफी में जीता है। ठीक है, तो मुझे लगा ये दोनों के दोनों सेम होंगे। ऐसे देखो यही गड़बड़ हो जाती है, हम टीचर होते हुए भी हमसे गलती हो जाती है कि हम सोचते हैं कि ये सेम दे के रखा। ओके, ये ODI में दिया गया है, ओके यही वाला है, गड़बड़ होगी इधर। ये ODI में दिया गया है इनको अवार्ड, और इनको जो है ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये वनडे क्रिकेट के लिए दिया गया है, इसको टोटल जो है जितनी वुमेन्स हैं उन सब के लिए दिया गया है। तो इसमें आंसर जो है आपको C गलत मिल जाएगा। C गलत क्यों है, क्योंकि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी ये अवार्ड जीत चुके हैं, और जो अभी हर्षदीप सिंह हैं इनको नहीं दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करने से बड़े, तो नेक्स्ट आ रहा है अब जो है स्टेटमेंट वाइज जो बैंकिंग के क्वेश्चन है वो चालू हो गए हैं। ठीक है, अब आपको जो भी बैंकिंग के क्वेश्चन है वो मिलेंगे, और पहला जो क्वेश्चन मिल रहा है वो आपको मिलेगा डोरमेंट और इनएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर, क्योंकि अभी RBI ने रूल्स लाए थे 3 तरह के अकाउंट्स के ऊपर, एक था डोरमेंट अकाउंट, दूसरा था इनएक्टिवेट अकाउंट, और तीसरा था जीरो बैलेंस अकाउंट। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या मिनिमम एक्शन होना चाहिए ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जो मैंने आपको लिखा हुआ इन सब के लिए जो है मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको इसका आंसर बताना है। तो अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तभी जो है आप इसका आंसर दे सकते हो, और नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा वेट कर लो, आपको सारा जो है न्यूज़ समझ आएगी। तो डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, डोरमेंट अकाउंट क्या होता है उसको बाद में समझते हैं, पहले हम ये समझते हैं क्या क्या ऑप्शन देकर रखा है। डोरमेंट अकाउंट के अंतर्गत बैंक में जो है एक बार नहीं तो एक बार विजिट करना पड़ेगा, तभी जो है रीएक्टिवेट होगा। इनएक्टिवेट अकाउंट के अंतर्गत एक जगह एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी 12 महीने में। ठीक है, उसका जीरो बैलेंस अकाउंट के अंतर्गत कम से कम 100 रुपये तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है। और डोरमेंट अकाउंट के अंतर्गत कम से कम एक डेबिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए 6 महीने के अंतर्गत। और जो तीसरा ऑप्शन है वो पांचवा ऑप्शन जो आपको मिलेगा कि जो इनएक्टिवेट अकाउंट है उनको एक तरह से रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी बैंक को, तभी जो है इनका जो भी चीज़ें हैं वो कवर होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। डोरमेंट अकाउंट किसको बोला जाता है, डोरमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि 2 साल तक इनएक्टिवेट रहते हैं, 2 साल तक अगर कुछ नहीं किया हो उसमें एक्टिविटी, तो उस केस में उसको बोला जाता है डोरमेंट अकाउंट। इनएक्टिवेट अकाउंट कौन से होते हैं, इनएक्टिवेट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि 12 महीने से कुछ उसमें ट्रांजेक्शन या तो कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ तो उसको इनएक्टिवेट अकाउंट बोला जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट से नाम से पता लग रहा है कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो बहुत टाइम तक तो आपका जो है अकाउंट स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका अगर आंसर देखें तो आपको मिलेगा ए, जो कि 1 और 2 होने वाला है। मतलब पहले जो स्टेटमेंट है यही जो है सही है, और बाकी बात करें तो जीरो बैलेंस में तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि 0 से ज़्यादा रुपये होना चाहिए, 1 रुपये 2 रुपये होगा तब भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि मिनिमम 100 रुपये रखना है, ऐसा कुछ रूल्स है नहीं। नेक्स्ट बोला गया है कि ये डेबिट ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तो ऐसा भी कुछ होता नहीं कि डेबिट ट्रांजेक्शन करना है, आपकी जो मर्जी है वो ट्रांजेक्शन करो, लेकिन 2 साल के अंदर जो है ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, 6 महीने के अंदर नहीं बल्कि 2 साल के अंतर्गत ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है।
नेक्स्ट जो आ रहा है वो इनएक्टिवेट अकाउंट के लिए बोला गया कि रीसबमिट करता है बैंक को, रीसबमिट एक तरह से रिटर्न रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है बैंक को, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर आपको इनएक्टिवेट अकाउंट का मिल गया होगा कि एक बार ट्रांजेक्शन करना पड़ता है 12 महीने के अंदर। तो एक बार अगर 12 महीने के अंदर ट्रांजेक्शन कर दिया तो इनएक्टिवेट अकाउंट नहीं होगा, कोई भी सेविंग या तो करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है VRR ऑप्शन। तो अभी रिसेंटली जो है RBI ने VRR ऑप्शन निकाला था, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब VRR की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन देता है। हाँ, ये सही बात है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन देता है, और बैंक बोरो एट अ मार्केट डिटरमाइंड रेट। और VR की बात करें तो डेफिनेटली यार मार्केट डिटरमाइंड रेट में ही बाई कर पाते हैं, और ये बिलो द रेपो रेट होता है। VR की बात करें तो इसकी ऑप्शन का ड्यूरेशन जो है 28 दिन होता है। बताइए थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं, ये आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो VRR जो है इंक्रीज करता है CRR, और जिसके से जो लिक्विडिटी स्टेबलेट हो पाए। पांचवा ऑप्शन मिलेगा जो VR ऑप्शन है उसको पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इन जनवरी 16 2025 में जो है अभी रिसेंटली जो अभी हुआ है वो इस डेट पे हुआ है। ये भी आपको बताना है कौन सी डेट पे हुआ है। पता है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है, बट मैंने आपको 2 ऑप्शन तो बता दिए कि 1 और 2 तो रहने वाला है। तो इसमें आपको मिलेगा कि ये ऑप्शन उड़ गया, बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला ऑप्शन भी उड़ गया, 1 और 2 होने वाला है। तो 2 ऑप्शन उड़ा दिए मैंने, अब बताइए कौन सा आंसर इसका होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1, 2 और 5। ये दोनों गलत है कि VRR का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 28 दिन का होता है। ये स्टेटमेंट एकदम ही गलत है, क्योंकि VRR का जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है 14 दिन का होता है, ना कि 28 दिन का। ठीक है, और जो पहला ऑप्शन हुआ था वो डेली फ्रेमवर्क के अंदर नहीं हुआ था, सॉरी ये डेली फ्रेमवर्क के अंदर हुआ था, और ये जो है CRR को नहीं बढ़ाता। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल ही कि VRR जो है वो इंक्रीज करता है CRR को, तो CRR को VRR इंक्रीज नहीं करता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अभी फेमा एक्ट के अंतर्गत, फेमा एक्ट पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत जो इंडियन रुपी है उसको बोला गया कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए यूज़ करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ कहना है RBI का। तो ये इसके अंतर्गत क्या क्या जो है अमेंडमेंट की गई हैं वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंडियन रुपी एंड लोकल करेंसी इंटरनेशनल मार्केट। क्या ये इंटरनेशनल मार्केट पे जो है इंडियन रुपी और लोकल करेंसी को बढ़ाने का काम करने के लिए जो है अमेंडमेंट किया गया। क्या ये FDI को जो है नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को बढ़ाने के लिए काम किया गया, और बाकी टू रिस्ट्रिक्ट नॉन रेजिडेंशियल एक्सेस टू पार्टिबल इंडियन जो इंडियन अकाउंट है उसके लिए लॉन्च किया गया, इंडियन रुपी अकाउंट है उनके लिए लॉन्च किया गया। या तो ये डिस्कस करने के लिए जो इंडियन एक्सपोर्टर है फ्रॉम फॉरेन करेंसी होल्डिंग अब्रॉड से। तो डेफिनेटली क्वेश्चन ये भी डिफिकल्ट भी आता है, और जिसने भी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़ी होगी वही आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी मंथली वाले PDF में पढ़ा के रखा हुआ है, तो वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा ये सारे, और माइंड मैपिंग में मिलेगा। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही होगा, मेरे स्पेशली माइंड मैपिंग है, तो माइंड मैपिंग में सारे कंटेंट भी मिल जाते हैं। पता है क्या आंसर होना चाहिए इसका। थोड़ा शरीर दर्द हो रहा है सुबह से काम कर करके, अभी थोड़ा ऑफिस का भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी करना है। ठीक है, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या लग रहा है आपको। तो इसका आंसर जो है आपको 1, 2 और 4 मिलने वाला है, और इसका मिलने का कारण ये है कि जो अमेंडमेंट किया गया था ये इंडियन रुपी और इंडियन रुपी को जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए करने के लिए किया गया था। इसके साथ जो है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन नॉन डेप्टनेस वो भी इसके लिए भी किया गया था। उसके बाद जो स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट है उसका सेटलमेंट करने के लिए भी किया गया था। तो ये 3 जो है आपको सही मिलेंगे, और बाकी जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो गलत मिलने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि आरबीआई के कुछ कमेटी बनाई गई थी जो कि स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के तौर पे बनाया गया था, और ये बनाया गया था कि जो यूनिवर्सल बैंक्स है या तो जो स्मॉल सेविंग बैंक्स होते हैं उनका जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करने के लिए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मेंबर्स हैं आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसको हेड कौन कर रहे हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन इसके मेंबर्स के नाम आपको याद नहीं होंगे, तो इसलिए मैं जो है आपको थोड़े मेंबर्स के नाम पूछ रहा हूँ, जिसके से जो एग्जाम में अगर मेंबर्स के नाम भी पूछ लिए गए तो आप इसका आंसर दे पाओ। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, हेड कर रहे होंगे तो उससे भी आपको बहुत सारे आंसर निकल जाएंगे। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर आपको
सी मिलने वाला है। तो इसमें सारे के सारे मेंबर्स हैं, लेकिन जो शशिकांता दास हैं ये मेंबर नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई के ऑलरेडी गवर्नर बन चुके हैं। तो अब ये जो है कोई भी कमेटी के मेंबर्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है कौन जो है इसको चेयर कर रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना, जो डायरेक्टर हैं आरबीआई के कौन है, अय्यर जी है। तो अय्यर जो है इसमें इसको हेड कर रहे हैं। बाकी आप बाकी सारे नाम भी यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से आप वो सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसको वापस रिपीट करके मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम विच डेट आरबीआई मैंडेट लेंडर टू क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड एवरी 15 डेज। तो हर 15 दिन के लिए जो है बोला गया है कि जो भी क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए। पहले था तो 40 दिन के अंदर था, अब जो है इसको कम करके 15 दिन कर दिया गया। तो आपको ये बताना है कि कौन से डेट से जो है ये चीज़ें की गई है, ठीक है, बताइए। ये आपको मिलेगा 1 जनवरी 2025। तो ये रूल्स और रेगुलेशन जो है 1 जनवरी 2025 से जो है इम्प्लीमेंट हुई है। और अभी आपने रिसेंटली देखा जो डोरमेंट अकाउंट था, इनएक्टिवेट अकाउंट था या जीरो बैलेंस अकाउंट था, वो भी जो है जनवरी 1 2025 से ही जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। नेक्स्ट बढ़े, तो इसके ऊपर जो 15 डे का मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी लेके आऊँ, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इस पर ऊपर फोकस कर सको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा फोकस करना है आपको कि जो न्यू रूल है ये मैंडेट करता है लैंडर को कि जो भी अपडेशन है वो हर 15 दिन में करना पड़ेगा। पहले कितना था, पहले 40 दिन के अंदर था, अब जो 15 दिन के अंदर करने के लिए बोला गया। उसके साथ ही दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीन एवरग्रीनिंग लोन। वो एवरग्रीनिंग लोन क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। एक पर्सन ने लोन लिया, वो लोन लेने के बाद वो लोन नहीं चुका पाता, तो उस केस में क्या करता है, दूसरा लोन लेता है पहले लोन को चुकाने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो है डेट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो उसी के लिए जो है अब ये 15 दिन के लिए किया गया है, ठीक है। तो उसी को जो है एवरग्रीनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट जो वाला द रूल अप्लाई ओनली टू द पब्लिक सेक्टर, और इसके अंदर प्राइवेट लेंडर जो है इंक्लूड नहीं है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्हीं के लिए जो है इंक्लूड है। तीसरा स्टूडेंट का ये कहना है। चौथा स्टूडेंट का ये कहना है कि फास्टर क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा, जिसके से बोरोवर जो है अपना जो भी पेमेंट है वो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपको थर्ड वाला गलत मिलेगा कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, सारे लैंडर्स के लिए एप्लीकेबल है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ जो प्राइवेट है पब्लिक हो या तो एनबीएफसी, सबके लिए जो ये जो इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, तो अभी आरबीआई ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग मास्टर डायरेक्शन 2025 का निकाला गया था, जिसके अंतर्गत ये कुछ 4 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। द न्यू गाइडलाइन एम टू स्टैंडर्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंड एनहेंसिंग डेटा सिक्योरिटी। दूसरा स्टेटमेंट है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज मस्ट नोटिफाई कस्टमर वाया एसएमएस और ईमेल व्हेन द, जब भी उनका कभी रिपोर्ट जो है देखा जाए उस केस में। तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि अगर किसी कारणवश कस्टमर का जो भी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट किया गया, ठीक है, कि मुझे को नाम अपडेट करना है या एड्रेस अपडेट करना है या क्रेडिट स्कोर का लोन अपडेट करना है, तो उस केस में जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट है उनको एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, तभी जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो भी डायरेक्शन है वो अंडर आता है बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के अंतर्गत। ये जो है टोटल 4 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। मैं एक बता देता हूँ, और आपको बताना हो तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बाकी आप ढूंढो। तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों सही है। जो गलत है वो मिलेगा बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत नहीं आता ये। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग जो भी है मास्टर डायरेक्शन, ये जो है अंडर आता है सेक्शन 11 ऑफ कंपनी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 के अंतर्गत, ठीक है। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 2005 के अंतर्गत सेक्शन 11 के उसके अंतर्गत ये मास्टर डायरेक्शन आता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि सेबी ने अभी पोस्टपोन किया है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस डिस्क्लोजर को, ठीक है। तो इसका जो है डेडलाइन अभी एक्सटेंड किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो क्वेश्चन है वो अभी स्टेटमेंट वाले चालू हो चुके हैं, और अब डिफिकल्ट लेवल बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। इधर आपको कम नहीं मिलने वाला, अब डिफिकल्टी लेवल यही रहेगा या तो इससे बढ़ते ही जाने वाला है। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? तो इसका आंसर आपको 1 और 3 मिलने वाला है। ऑप्शन 1 इसलिए करेक्ट है कि डेफिनेटली जो ESG डिस्क्लोजर है उसका डेडलाइन 2026 तक बढ़ाया गया है,
और ऑप्शन 3 की बात करें, जो स्टेटमेंट 3 है वो सही है, बिकॉज जो ईयर का डेटा है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा 1 साल पहले, 1 साल का जो भी रिपोर्ट है वो जो वॉलंटरी जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, स्टेटमेंट 3 के हिसाब से। स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? बिकॉज जो ईसीजी क्लोजर है वो अपस्ट्रीम और उसके साथ डाउनस्ट्रीम दोनों के लिए रहने वाला है, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के लिए रहने वाला है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा गलत हो गया। जो स्टेटमेंट 2 है वो बताया जा रहा है सिर्फ डाउनस्ट्रीम के लिए रहेगा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और चौथा स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए तो रहेगा, लेकिन इसमें एटलीस्ट जो है 2% रहना चाहिए थ्रेशोल्ड लिमिट, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपको 5% दिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी जो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सीखने तो बहुत कुछ मिल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई का जो क्रेड एक्स एज अ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के तौर पे बनाया गया। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से वीडियो समझाई हुई है, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। अब क्रेडेक्स की बात करें तो क्रेडेक्स जो है ये आता है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज के अंतर्गत। क्रेड की बात करें तो क्रेड जो है चौथा TREDS प्लेटफॉर्म बना है। अब चौथा बना है तो इससे पहले जो है आपको जो 3 हैं उनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे, तो वो आप मेरे को कमेंट में बताना। और ये जो TREDS है ये पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, SBI ने भी रिसेंटली टैब बेस्ड डिजिटल प्रोसेस लॉन्च किया था। तो टैब बेस्ड जो डिजिटल प्रोसेस है इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो NRI के लिए जो लॉन्च किया था इसके कौन से स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। पहला तो स्टेटमेंट आपको मिल रहा होगा, जो टैब बेस्ड प्रोसेस है ये अलाउ कर रहा है NRI को कि वो ओपन कर सकता है NRE अकाउंट और NRO अकाउंट, ठीक है। तो NRE अकाउंट और NRO अकाउंट जो डिजिटली ओपन कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा कि ये जो है एक तरह से पेपरलेस अकाउंट एक्टिवेशन की तरह एक्टिवेशन के लिए जो है लॉन्च किया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपको सही मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो भी NRI अकाउंट है वो उनको जो विजिट करना पड़ेगा SBI के ब्रांच में इन पर्सन, तभी जो है अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वो हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है कि सही है बताइए? तो स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है डिजिटल बेस में होने के लिए ही जो है टैब बेस फैसिलिटी दी जा रही है, और जैसे NRI को जो है ब्रांच ज़्यादा ना पड़े, तो स्टेटमेंट जो है थर्ड गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला डिजिटल प्रोसेस इंश्योर फास्टर एंड मोर इफेक्टिव अकाउंट ओपनिंग, तो हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 4। थर्ड वाला गलत है क्योंकि जो NRIs हैं उनको अब SBI बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, उसी की वजह से जो है ये टैब बेस्ड डिजिटल प्रोसेस जो है लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, अभी NPCI ने कुछ एक्सटेंशन किया है, ठीक है। जो 30% मार्केट कैप है उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन किया, उसके ऊपर जो है 4 स्टेटमेंट आपको मिल रहे होंगे। आपको बताना कि ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि NPA ने जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड किया है 30% ऑन UPI एप्स, वो किया गया है 31 मार्च 2026 तक। तो ये एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, तो डेट याद रखना है। और पहली बार जो NPCI का जो मार्केट कैप का जो UPI है उसके बारे में पहली बार बताया गया था नवंबर 2020 में। तीसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि डेडलाइन को ऑलरेडी 2 बार एक्सटेंड कर चुके हैं और अब जो है तीसरी बार जो इसको एक्सटेंड किया गया है। चौथा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो अर्जेंट डेडलाइन था मार्केट कैप का वो 31 दिसंबर 2023 था और अब जो है किया गया है 31 दिसंबर 2026। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, बताइए। ऐसा नहीं कि हमारा जो आगे जो भी डेज आने वाला है उस सब में इतने हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ बीच में ऐसे डेज आएंगे, जैसे कि ये अभी कौन सा था, 4th डे था, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा कुछ 7th या 8th डे जो रहेगा उसमें भी आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलने वाले जो हार्ड क्वेश्चन है वो मिलेंगे, बीच में फिर वापस से ईजी रहने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिक्स रहने वाला है जो भी ये सीरीज चल रही है ईजी हार्ड करते हुए, जिसकी वजह से आप जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उससे भी आप थोड़ा रूबरू हो जाओ, उसके साथ ही जो ईजी वाले क्वेश्चन है जो 1 लाइनर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे भी आप थोड़े बहुत रूबरू हो जाओ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है। तो इसमें से आपको मिलेगा 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है कि 2 बार एक्सटेंड किया गया है और दिसंबर 2023 नहीं बल्कि दिसंबर 2024 में जो है इसका डेडलाइन रखा गया था, ठीक है। तो पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 2020 में और थर्ड स्टेटमेंट में सही है कि तीसरी बार जो है इसकी एक्सटेंशन हुई है, पहले ऑलरेडी 2022 और 24 में इसकी एक्सटेंशन हो चुकी थी और ओरिजिनली बात करें तो इसकी जो डेडलाइन थी वो 2022 की थी ना कि 2023 की, ठीक है। तो
पहले जो इसकी डेडलाइन 2022 की थी 31 दिसंबर 2022 और अब जो है इसका एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया। अब मार्केट कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसके पास है? फ़ोन पे के पास आपको मिलने वाला, उसके बाद जो है गूगल पे के पास मार्केट कैप मिलने वाला। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सेंट्रल पेंशन सिस्टम स्कीम के अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ये सेंट्रल पेंशन सिस्टम पेमेंट स्कीम जो है लॉन्च किया गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको बताना है जो ईपीएफओ की तरफ से ये अभी एक इसके ऊपर पूरा न्यूज़ है, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, बताइए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो पेंशन डिसबर्समेंट है वो किया जाएगा अंडर दी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत, और ये एक तरह से नेशनल रोल आउट करने का काम करेगा, जिसकी CPPS को मतलब कि सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम को, जिसकी वजह से जो फिजिकल वेरिफिकेशन है जो भी पेंशनर है उनका वो ना करना पड़े। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये अलाउ करता है EPS जो भी पेंशनर है कि उनको जो है पेंशन मिल पाए कोई भी ब्रांच अक्रॉस इंडिया में। और चौथा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इसको अभी इनिशियली बोले इसके बारे में समझे तो नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, और इसको इनिशियली जो है हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में चलाया जा रहा था, और अब जो है इसके ऊपर अक्रॉस इंडिया में चलाने की बात चल रही है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से देखेंगे तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट आपको सही मिलेगा, फोर्थ आपको गलत मिलेगा। क्यों गलत मिलेगा? क्योंकि फोर्थ की बात करें तो इसको अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था डेफिनेटली, क्योंकि एग्जैक्ट डेट ज़्यादा मुश्किल है, बट मैंने ये सीरीज़ बनाई है इसलिए कि आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगे क्वेश्चन पे। और अगर आपने पढ़ा हुआ हो ये करंट अफेयर्स तो आपको 3 स्टेटमेंट तो आपको सही मिल गए होंगे, और चौथे में थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे, तभी चल जाता है इतना तो ठीक है। चौथे में थोड़ा कन्फ्यूज होंगे तो इसका आंसर आपको 1, 2, 3 मिलने वाला है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई-बी-क्रे प्लेटफॉर्म। अब आप इसके बारे में अब पढ़ा ही होगा, ये जो है बैंक नेट के तौर पे भी जाना जाता है। तो इसके बारे में इसके बारे में जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट लिखा गया कि जितने भी बैंक इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको जो है ये यूज़ कर सकते हैं बैंक नेट, ठीक है, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, जिसके अंतर्गत जो भी बैंक का एसेट रहेगा वो जो है लिस्ट कर पाएंगे, और उनका जो भी एसेट रहेगा उसका ऑक्शन जो है ऑनलाइन होने का काम करेगा। नेक्स्ट जो है वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट लिस्ट ऑल द अनसोल्ड एसेट, जितने भी अनसोल्ड एसेट है वो सबको जो है लिस्ट करने के लिए बोला गया है बाय 31 मार्च 2025 तक। दूसरा स्टेटमेंट ये बताना है, दूसरा स्टेटमेंट का ये कहना है। तीसरा स्टेटमेंट बताना है कि जो ई-बी-क्रे है ये 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी एनपीए जो एसिड है बैंक उसको ऑक्शन कर पाता था। नेक्स्ट ये जो ईबी फैसिलिटी है ये एक तरह से सेल ऑफ डिस्ट्रेस एसिड है, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन ऑक्शन है वो हो पाए और इम्प्रूव हो पाए एफिशिएंसी और बायर। एक साइड से समझ सकते हो ये प्लेटफॉर्म जो है बैंक नेट क्या करेगा कि जो भी बैंक है वो अगर उनके पास कुछ एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, एज ए एनपीए, तो वो लिस्ट कर सकता है इस वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। उसके बाद जो भी बायर है उसके ऊपर ऑक्शन लगाएगा और वो चीज़ जो है खरीद सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने लोन लेते समय कोलैटरल दिया हो तो वो कोलैटरल जो है बैंक रखेगा अपने पास और उसको फिर ऑक्शन में डालेगा। उसका जो भी पर्सन ज़्यादा पैसा देगा उसका जो भी कोलैटरल है वो भेजा जाएगा। तो उसी के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो आपको बताना कौन सा जो है इसमें से सही है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो है आपको 1, 2 और 4 मिलने वाला है। थर्ड वाला गलत है। थर्ड वाला क्यों गलत है? थर्ड वाला इसलिए गलत है कि इसको 2019 में लॉन्च किया था ना कि 2022 में, बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है। इसको 2019 में लॉन्च किया था ना कि 2022 में। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कैश ट्रीटमेंट स्कीम। कैश ट्रीटमेंट स्कीम की बात करें, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की बात करें तो इसको जो है जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उसके लिए लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। तो इसके अंतर्गत बोला गया था कि जो स्कीम है ये स्कीम जो है टोटल 2 लाख रुपए तक पर पर्सन पर एक्सीडेंट के हिसाब से जो है कैशलेस ट्रीटमेंट देने का काम करेगा अगर एक्सीडेंट जो है पुलिस को रिपोर्ट की जाती है विदिन 24 आवर्स के। तो ये पहला स्टेटमेंट बताया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि फैमिली ऑफ जो भी विक्टिम हैं वो अगर हिट एंड रन केस में भाग गए तो उस केस में फैमिली को अगर वो मर गए जो भी विक्टिम है उस केस में जो फैमिली उसको 2 लाख रुपए एज अ कंपेंसेशन दिया जाएगा अंडर दिस कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के अंतर्गत। तीसरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है जो स्कीम है इनिशियली चंडीगढ़ में चलाया गया था मार्च 14, 2024 में और अब जो है बाकी जो स्टेट्स है या अक्रॉस द कंट्री चलने वाला है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट, दी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का इम्प्लीमेंटेशन है। चौथा स्टेटमेंट का ये कहना है। पांचवें स्टेटमेंट का ये कहना है कि इसमें जो है आईटी प्लेटफॉर्म जो है इंडिकेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसफर को, कि वो जो है एक तरह से ई डिटेल जो एक्सीडेंट रिपोर्ट है ऐप है वो जो है इंडिकेट करेंगे, जिसके अंतर्गत अगर जो भी एक्सीडेंट होता है वो इधर रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसको इंडिकेट करके जो भी क्लेम है वो जल्दी हो पाए, उसी के लिए जो है ये आईटी प्लेटफॉर्म भी आईटी प्लेटफॉर्म को भी बोला गया कि इंडिकेट करने के लिए। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन आपने डेफिनेटली इसके ऊपर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, बट इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा, और जिसने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आंसर कर देगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज आपको जो स्टेटमेंट सही है वो आप एक बार पढ़ लेना यहाँ से, जिसकी से आपको एक साइड से रिविजन भी हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे चीज़ों को। तो स्टेटमेंट की बात करें तो 1 वाला जो है गलत है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए पर पर्सन करके जो है पर एक्सीडेंट दिए जाएंगे अगर 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट किया गया हो तब। और बाकी स्टेटमेंट जो है सही है कि 2 लाख रुपए करके एज अ कंपेंसेशन भी दिया जाएगा अगर पर्सन डेथ हो जाता है उस केस में। पहली बार इनिशियली इसको चंडीगढ़ में लॉन्च किया था मार्च 14, 2024 में, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी जो ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट है इसके साथ जो है इंडिकेट रहने वाला है, जिसके जो क्लेम प्रोसेस है वो ज़्यादा सीमलेस हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं। एक टनल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था जिसका नाम है जेड टनल। अब जेड टनल के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो जेड टनल की बात करें तो जेड टनल टोटल 6.5 किलोमीटर का है, जिसमें 2 लेन का टनल रहने वाला है जो कि कनेक्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से। और इसके बारे में बात करें इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय न्यू आस्तीन टनलिंग मेथड के थ्रू, न्यू आस्तीन टनलिंग मेथड के थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और बात करें कि ये जो है टनल जो है कनेक्ट करेगा लद्दाख से, और बोला जा रहा है कि ये टनल जो है डिफेंस और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो है बनाया जाएगा। टोटल कॉस्ट जो है इसकी 3500 है, स्टेटमेंट ये बताया जा रहा है। और जो पांचवा स्टेटमेंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो टनल जो है लॉन्गेस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल रहने वाला है। नहीं ये टनल नहीं, सॉरी ये टनल नहीं, जो जेड टनल है ये तो नहीं, बल्कि चेन्नई से लेकर नासिक तक एक टनल है, ठीक है। स्वयं प्रसाद मुखर्जी टनल बताया जा रहा है कि ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल है जो कि 9.28 किलोमीटर का है। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। बताइए। तो इसमें सारे के सारे सही मिलेगा, ठीक है, सारे के सारे सही मिलेगा, लेकिन एक गलत मिलेगा सिर्फ, वो है आपको बजट। कि इसका बजट जो हुआ था वो 2700 करोड़ रुपए का हुआ था। कहीं लिखा होगा यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ ये 2700 करोड़ रुपए जो है इसमें लागत लगी थी, ना कि 3500 की। और बाकी सारी चीज़ें आप सेम चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इसको जरूर कवर कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि अभी एक वेबसाइट लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैंने आपको इसके ऑनलाइन क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। भारत रणभूमि दर्शन मोबाइल ऐप। भारत रणभूमि दर्शन ऐप की बात करें तो ये ऐप के अंतर्गत किसी भी पर्सन को अगर परमिशन चाहिए कि हमें जो है जो डिफेंस का जो LOC है या LOA है उसके आसपास जाके जो डिफेंस के जो एरिया जैसे सियाचिन वाचिन हो गए तो वहाँ पे जाके हम विजिट करें, हम वहाँ पे जो फीलिंग है कैसी रहती है वो जगह, तो वो सब देखें। जो वार के जो जगह है वहाँ सारे कारगिल वारगिल की जगह हो गए, तो वो सब देखने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका अगर आपको अलाउ कर देगा तब जो है आप जा सकते हो जहाँ वॉर एरिया जोन है इंडियन आर्मी का वहाँ पे, ठीक है। सबको तो अलाउड नहीं होता, तो अब सिविलियन को भी अलाउ करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। स्कीम की बात करें तो स्टेटमेंट 1 बोला जा रहा है, स्कीम को राजनाथ सिंह ने जो है 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था। और ये जो 77 आर्मी डे है, आर्मी डे भी जो इसी दिन मनाया जाता है 15 जनवरी 2025, मतलब 15 जनवरी को बनाया था हर साल। तो आर्मी डे के साथ ये कंसाइन कर रहा था। उसके साथ ये जो है स्कीम, ये जो है मोबाइल ऐप की बात करें तो इसको जो है कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडियन आर्मी के साथ मिल के जो है इसको बनाया गया था। और बोला जा रहा है कि ये ऐप जो है 77 बैटल साइट्स को कवर करता है, जिसके अंदर सियाचिन और गुलवान वैली भी आता है, ठीक है। तो सियाचिन की बात करें सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है, और गुलवान वैली की बात करें तो इसमें इंडिया और चाइना का बारे में आपको पता ही होगा कॉन्फ्लिक्ट 2020 से जो है चले जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो है कि ये ऐप जो है रियल टाइम बैटल फील्ड सिमुलेशन का काम करता है कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन एक्शन कैसा होता है उसके बारे में। और दूसरी 5वां स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये ब्रीफ हिस्ट्री, उसके साथ डिलीवरी स्टोरी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको अपने जगह आपकी जगह से जो है कैसे आप क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें जो लोकेशन में जाना है वो सब कुछ जो मोबाइल ऐप में बताया जाएगा। और रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो रहती है वहाँ पर आपको अलाउ की जाएगी। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इसमें सही स्टेटमेंट जो है आपको मिलेगा
1 2 3 और 5, 4 वाला गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऐप जो है प्रोवाइड करेगा एज अ रियल टाइम बैटलफील्ड सिमुलेशन, तो ये ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया इस ऐप के अंतर्गत, ठीक है। तो बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो राजनाथ सिंह इन्होंने इनॉग्रेट किया था, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इंडियन आर्मी के साथ। उसके बाद टोटल 77 बैटल साइट्स हैं, उसमें सियाचिन और फिर गुलगाम वैली भी इंक्लूड है। और इसके अंतर्गत ऐप में जो है आपको जो बैटल हिस्ट्री है उसके साथ ब्रेवरी स्टोरी और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इस ऐप में बताया गया हुआ है, ठीक है। तो एक पूरा डिटेल फॉर्म में जो है हमने इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा न्यूज़ कवर कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एंटिटी लॉकर जो है एक तरह से जो बिजनेस है उनके लिए लॉन्च किया। जैसे डिजी लॉकर आपने यूज़ किया होगा, तो डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए होता है हमारे आम इंसानों के लिए, ठीक है। तो ऐसे एंटिटी लॉकर बनाया गया जो बिजनेस करते हैं उनके लिए कि वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सेव कर पाए, ठीक है। तो एंटिटी लॉकर जो है एक तरह से सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेसेस, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, ट्रस्ट इनके लिए लॉन्च किया गया है। और ये जो है इंटीग्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जीएसटी नेटवर्क के साथ और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे बॉडीज के साथ जो है ये कोलैबोरेट करके ये एंटिटी लॉकर जो है बनाया गया है। अब ये सारे इसके साथ क्यों किया गया, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नेटवर्क जो है वो देने का काम करेगा। अब जैसे डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर में आप जब भी कभी कोई नंबर डालते हो, अब मान लो कि ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाला, तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालते ही आपका डेटा फेच हो जाता है। और वो फेच कहाँ से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हाईवे है वहाँ से जो है फिच होता है, ठीक है। तो उनके पास डेटा होता है, वहाँ से फिच होकर आपके पास आता है। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब कोलैबोरेशन होते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स की। तो वैसे आप देख सकते हो कि अगर जीएसटी नंबर चाहिए होगा बिजनेस का, तो उसके इसमें जीएसटी जो नेटवर्क है वहाँ से निकाला जाएगा। उसके बाद अगर फॉरेन ट्रेड अगर कोई कर रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हो, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है, एंटिटी लॉकर के अंतर्गत एक तरह से प्राइमरी सपोर्ट देने का काम करेगा, वेंडर वेरिफिकेशन, एमएसएमई लोन एप्लीकेशन, उसके साथ जो फिसाई जो कंप्लायंस है उसके साथ भी। इसके साथ इंडिविजुअल जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन लिंक। थोड़ा चौथा वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है ना, मैंने अभी आपको लिंक के बारे में बताया कि लिंक होना चाहिए। तो देखिए तब भी क्या हो सकता है आंसर। नेक्स्ट जो है फिफ्थ स्टेटमेंट बोला जा रहा है, द इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस द पेपर वर्क। हाँ डेफिनेटली पेपर वर्क तो कम करेगा, क्योंकि इसको जो डिटेल फॉर्म में लॉन्च किया गया है जिसके से बार बार जो है पेपर कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर लोन एप्लीकेशन अप्लाई करना हो एमएसएमई को तो बार बार पेपर कैरी करने की जरूरत नहीं है। इवन वेंडर का अगर दुकान वेरीफाई करना हो तो उसके लिए पेपर लेके जाने की जरूरत नहीं है। इवन अगर फूड की बात करें तो कोई होटल हो तो उनको अगर कंप्लायंस फॉलो करना है तो उसके लिए पेपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसके से डिजिटल गवर्नेंस है इसको प्रमोट करता है। पता है कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए, तो इसका स्टेटमेंट जो है आपको सी वापस मिलने वाला है। तो ये 4 स्टेटमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लिंक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, तभी जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये स्टेट का न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये इंडिया का पहला डिजास्टर वार्निंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है कवाचम जो है केरला ने इसके ऊपर लॉन्च किया था। और इसका अगर फुल फॉर्म देखो तो आपको मिलेगा केरला वार्निंग क्राइसिस हजार्ड मैनेजमेंट, जिसको जो है लॉन्च किया गया है जो केरला के सीएम है इनके द्वारा। पहला स्टेटमेंट कहना है ये। दूसरा स्टेटमेंट कहना है ये कि जैसे मैं आपको पहले बताया कि इंडिया का फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल डिजास्टर वार्निंग सिस्टम रहने वाला है, जिसको डेवलप किया गया है बाय केरला की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इन्होंने पार्टनर किया एनडीएमए के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। तो ये शायद थे मुझे फुल फॉर्म दे देना चाहिए था। तो अब केरला का डिपार्टमेंट देखो, और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है। इसके अंतर्गत जो है टोटल 126 सारिंग लगने वाला है, सारिंग यूनिट जो है लगने वाला है। उसके साथ जो है 93 जो है इमरजेंसी सेंटर्स भी लगने वाले हैं। और बोला जा रहा है चौथा स्टेटमेंट इसको जो है डिज़ाइन किया गया कि ये प्रिडिक्ट कर पाए अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन इन केरला। और मलयालम में जो है कवच का मतलब होता है सील्ड, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। अगर आपको ये पता लग गया ना कि ये कवच क्यों लॉन्च किया गया है, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम जो है किसके लिए लॉन्च किया गया, तो आप इसका आंसर वैसे ही दे दोगे। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है क्या, एक मिनट, ओके ठीक है, इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर भी आपको जो है ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता वॉल्केनो इरप्शन, और ना ही ये जो है वॉल्केनो इरप्शन और अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर पाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये बनाया गया है कि ये एक तरह से जब डिजास्टर हो या तो अर्थक्वेक जब आ रहा हो तो वो जो है एक तरह से सारिंग के थ्रू जो है सबको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इवन मैसेज के थ्रू जो है सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। और सेम चीज़ जैसे फ्लड आ गई तो उसके लिए जो है
इन्फॉर्म किया जाएगा, जस्ट इन्फॉर्म किया जाएगा ना कि प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो चौथा वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का फर्स्ट बायो मिथुन ब्यूटामैन नेशनल हाईवे जो है, इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इंडिया का पहला बायो ब्यूटामैन नेशनल हाईवे जो है इनोग्रेट किया गया है नागपुर मंसर बाईपास, और ये जो है नेशनल हाईवे 44 के अंतर्गत किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो इसमें यूज़ होने वाला है लिग्निन बेस्ड बायोम्यूटेन, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये प्रोजेक्ट को डेवलप कौन कर रहा है। तो इसमें पिराग इंडस्ट्री, उसके साथ काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उसके साथ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसके साथ ओरिएंट स्ट्रक्चर एनर्जी इंजीनियर मिलने वाले हैं, ठीक है। और बायोम्यूटेन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये रिड्यूस करता है फॉसिल फ्यूल्स को और लोअर करता है कार्बन इमिशन को। और ये हाईवे प्रोजेक्ट और जो भी हाईवे प्रोजेक्ट है ये फंडेड है विद वर्ल्ड बैंक और अंडर दी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के अंतर्गत, ठीक है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के अंतर्गत ये जो है क्या है प्लान है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। मैं कहता थोड़ा पानी पी लूँ 2 मिनट। तो आई थिंक पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। इसका आंसर भी आपको जो है डी मिलने वाला, ठीक है। 1, 2 और 4 ऐसा नहीं बोला गया कि वर्ल्ड बैंक और फिर ग्रीन इनिशिएटिव के साथ ये लिंक है, ठीक है। इन्होंने इंडियन रिसर्च और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी उनके साथ लिंक है, ना कि वर्ल्ड बैंक के साथ लिंक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज। अब ग्लास ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली। तो आपको बताना है कि इंडिया का जो पहला ग्लास ब्रिज बना है तमिलनाडु में, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि ये कहाँ पे बना है। पहला ग्लास ब्रिज की बात करें तो इसको पहली बार जो इनोग्रेट किया है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है, लेकिन आपको पूरा न्यूज़ समझाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इस ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज कनेक्ट करता है 133 फुट जो थिरुवेलर स्टैचू है और विवेक नंदना रॉक मेमोरेबल है, दोनों को, ठीक है। तो ये 2 लोकेशन है जहाँ जिसको जो है कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज की टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल 77 मीटर की लेंथ है, और विड्थ की बात करें तो ये 10 मीटर लंबा विड्थ है। टोटल ब्रिज का कॉस्ट जो है वो बताया जा रहा है 37 करोड़ रुपये लगा है। टोटल ब्रिज का कॉस्ट कितना बोला जा रहा है 37 करोड़ रुपये लगा है। उसके बाद ये ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज में जो स्टैचू है वो उसको जो डिज़ाइन किया गया है बाय गणपति सेनापति के द्वारा, और इसको 2000 में ही जो है अनरिवील किया गया था बाय केरला सीएम के द्वारा, ठीक है। तो उस टाइम में जो केरला के सीएम थे इन्होंने जो है इनोग्रेट किया था। तो इसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला डे 4 में, वैसे डे 8 में जो है हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बीच में जो है आपको कुछ इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 1 लाइन के टाइप पे रहने वाला है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एग्जाम में ना आपको ईजी हार्ड दोनों का मिक्सचर आता है, ठीक है। तो मेरा प्लान है कि बाद तक आपको मिक्सचर टाइप में भी दे दूँ कि ईजी और हार्ड, बट इस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको तैयार करना कि आप हर एक क्वेश्चन जो है इस तरह से, मतलब जो हार्ड क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए कि 4-5 एक साथ हार्ड आ गए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए हार्ड क्वेश्चन आ गए, तो आप कैसे टैकल करोगे। तो इसी के लिए जो है मैंने सोचा कि पूरा क्वेश्चन ही हार्ड दे दूँ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दूँ, जिसकी वजह से आपको टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो, जब एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तब कोई दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर जो है सारे के सारे सही है। तो अगर आपने न्यूज़ नहीं भी पढ़ा तो आप ये 5 ऑप्शन पढ़ लो, जिसमें आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि अभी 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। तो 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया आपको ये बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो ओल्ड व्हीकल है या तो यूज व्हीकल है इंक्लूडिंग ईवी, उसका इंटरेस्ट रेट पहले 12 रुपये लगता था जीएसटी रेट, अब जो है उसको 18% कर दिया गया है, जिसकी से जो ईवी का रेट है वो भी बढ़ चुका है। बाकी जो जीन्स थेरेपी है वो अभी पूरा का पूरा उसको हटा दिया गया है जीएसटी से, मतलब 0% उसके ऊपर जीएसटी लगने वाली है। नेक्स्ट जो है वो फोर्टिफाइड राइस कर्नल जो है वो अर्लियर उसमें 18% की जीएसटी थी और अब जो है रिड्यूस कर 5% कर दिया गया। अब फोर्टिफाइड राइस के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था, न्यूट्रिश राइस के बारे में होता है ये, और ये मोस्टली आपको नहीं जो मतलब अगर आप राशन लेते होंगे तो आपको राशन के तौर पर दिया जाता, और जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अगर राशन लेते हैं तो उनको ये मोस्टली ये राइस दिया जाता है, ठीक है। इवन जो पोषण अभियान है, पीएम पोषण अभियान के अंदर खुद भी यही राइस दिया जाता है। तो इसकी जो जीएसटी पहले 18% थी, अब जो है इसको कम करके जो है 5% कर दी गई है। नेक्स्ट जो है वो बोला है रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विथ शुगर, उसका इंटरेस्ट रेट जो है 18 से 5% कर दिया गया है, ऐसा कहना है 4 स्टेटमेंट का। और
नेक्स्ट वो आपको मिलेगा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो भी जो है जीएसटी से एक्सप्लिट है। बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते या तो आप करंट अफेयर्स फॉलो नहीं भी करते, तब भी आपने अगर थोड़ा भी अगर कंट्रोवर्सी देखते होंगे यूट्यूब में, तब भी आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी जब इसके बारे में बताया गया था जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। किसके बारे में? रेडी टू ईट पॉपकॉर्न के बारे में। तो रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विथ शुगर विथ सॉल्ट, वो सबका जो है इंटरेस्ट रेट अलग रखा गया था। तो उसमें पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो 5% था रेडी टू ईट पॉपकॉर्न का, अब उसको बढ़ा के जो 18% कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? फोर्थ वाला। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? आपको आंसर मिलेगा 1 2 1 मिनट 1 2 4 तो इसमें है ही नहीं। ओके हाँ, 1 2 3 और 5 मतलब आंसर इसका आपको सी मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो पंजाब का जो अचीवमेंट है अंडर द जल जीवन मिशन हर घर जल स्कीम के अंतर्गत। तो इसके अंदर पहले स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि पंजाब जो है 5th स्टेट बना है इंडिया का जिसको 100% वाटर सप्लाई जो है रूरल हाउस होल्ड में दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि टोटल इसमें जो लागत लगी है वो 2000 इतना करोड़ रुपये लगी है और टोटल 2174 करोड़ रुपये लगी है और टोटल ये कुछ बेनिफिट करने वाला है 25 लाख पीपल्स को। ठीक है, और बात करेंगे कौन से दूसरे स्टेट से जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया ये माइलस्टोन, वो आपको मिलेगा गोवा, तेलंगाना, हरियाणा और गुजरात। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट आपको डी मिलने वाला, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें से सही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ऑन इंटरेस्ट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती है। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स आती है, उसमें से आपको बताना है कि कितना जो है इंटरेस्ट रेट रखा गया था, कौन जो है डिपार्टमेंट लॉन्च करता है और किस हिसाब से जो है इंटरेस्ट होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी जो 4 क्वेश्चन है इसी में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये जो है इंटरेस्ट रेट जो है अनचेंज रखा गया फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। और स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है, एक है सेविंग डिपॉजिट, एक आता है सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और एक आता है मंथली इनकम प्लान। तो ये स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है इसके बारे में जो है गोपीनाथ कमेटी ने जनवरी 2022 में इसका जो बेस पॉइंट था वो बढ़ाया था। और पहले जो बेस पॉइंट बढ़ाया था 25 से 100 बेस पॉइंट तक, और इसको जो है जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है उससे ज़्यादा रखा गया था। तीसरा स्टेटमेंट ये बताना है। चौथा स्टेटमेंट ये बताना है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इसको नोटिफाई किया जाता है बाय RBI एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट ये है। बताइए कि इसका आंसर होना चाहिए। मुझे पता है आप इसमें गलत करोगे ही करोगे, ये क्वेश्चन बनाया ही ऐसा है कि आप गलती करो। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा मकसद ये है कि आपको समझाना कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है। ठीक है, मोस्टली बेटर ऑप्शन ये रहता है आप इसको छोड़ो, स्किप करो। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो चीज़ें और आपको अगर अच्छे से करंट अफेयर्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से लगा दोगे, कोई इतना बड़ी बात नहीं है इसको करने में। क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो आपको न्यूज़ में पता लग गया होगी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही है जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है अनचेंज रखा गया है। उसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में तो मैं चिल्ला के थक गया हूँ कि सेविंग डिपॉजिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और मंथली इनकम प्लान्स ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, इवन मेरे PDF में भी आपको मिल जाएगा नीचे के साइड में। उसके बाद कमेटी की बात करें तो ये थोड़ा स्टैटिक का न्यूज़ है और ये भी डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। और चौथा स्टेटमेंट की बात करें, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि RBI हर क्वार्टर चेंज करता है कि गवर्नमेंट चेंज करता है। तो RBI नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हर क्वार्टर में जो है स्मॉल सेविंग स्कीम का जो है इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपको 1 2 और 3 मतलब ऑप्शन ए मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा जो 1000 प्लस का जो सीरीज था उसका डे 4, और इसके बाद जो डे 3 मेरी तरफ से पेंडिंग है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, तो डे 4 ये कंप्लीट हो गया। और इसका अगर PDF चाहिए तो आपको मेरे को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और इवन मेरे अगर आपको वीकली और मंथली PDF चाहिए तो वो भी आपको माइंड मैपिंग में जो है टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहें, सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।